देखा कि इस पूरे समाज में, पूरे भारत देश में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं जिनसे हर व्यक्ति परेशान है। मैं भी परेशान हूँ, आप लोग भी सब परेशान हैं। अगर किसी एक व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो यही बात बताएंगे कि हम लोग परेशान हैं, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से। लेकिन वो कारण क्या है ये हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। किसी ने किया है क्या? कभी थोड़ा बहुत किया हो या ज़्यादा किया हो? किया आप लोगों में से किसी ने बैठे हुए? जैसा कि रेहान भाई ने बताया कि आप सब लोग प्रधान हैं इस गांव के क्षेत्र के, तो आप लोगों को क्या समझ में आता है इसमें से? कोई बताएगा? हाँ जी, इसलिए परेशान है। हाँ, समस्या किसानों का है, गाय गोरू से परेशान किसानों का है। ऐसे ही हर क्षेत्र में कुछ न कुछ परेशानी है, कुछ न कुछ दुविधाएं हैं। हर एक क्षेत्र में आप चाहे नौकरी का देख लो, किसान का देख लो, खुद का बिजनेस देख लो, पढ़ाई का देख लो, लिखाई का देख लो, मतलब जिस मर्जी आप क्षेत्र में चले जाएं, जिस भी कार्य को आप देखोगे कहीं ना कहीं उसमें लूप होल मिलता है और वो परेशानी का दौर चला हुआ है। तो जब हमने सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया, भाई राजीव दीक्षित जी को आप सब लोग शायद जानते होंगे, बहुत सारे लोग। श्री राजीव दीक्षित जी को कौन कौन जानता है यहाँ पे? आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं। उन्होंने एक एक बिंदु पर बहुत लंबी गहरी चर्चा की हुई है। ऐसी ऐसी चर्चाएं कि मतलब अगर एक बिंदु लेकर के हम उस पर चर्चा करना शुरू करें तो बहुत घंटों घंटों बीत जाते हैं। लेकिन आज हम मुख्य मुख्य तौर पर उनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि हम उस चीज़ को समझने में, देखने में समक्ष हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि ये कुछ समझा करके जाएंगे। हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते और ना ही कोई व्यक्ति किसी और को कुछ समझा सकता है। वो केवल बता सकता है। भगवान ने, परमात्मा ने सबको विवेक दिया है, अपने विवेक से सबको समझ आता है। किसी भी व्यक्ति को हम बताना शुरू करें तो वो अपने आप ही समझ में आने लगता है। जो दुविधाएं, जो हमारे साथ आज के समय में चल रहा है, वो अपने आप ही क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हो जाता है कि हाँ ये चल रहा है। अभी की अगर हम बात करें गांव की, तो गांव में एक, हमारे ही गांव को, मतलब सबके गांव को, हमारा गांव मतलब सबका गांव, हमारे गांव की व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है किसी न किसी तरीके से। आपको उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स डाल के तोड़ा जा रहा है। इंडो इजराइल जो प्रोजेक्ट ला करके खड़ा किया जा रहा है, हरियाणा में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो गांव के जोहड़ तलैया थे उनको बर्बाद करने का प्रयास। इंडो इजराइल का वहां पर इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट गांव के माध्यम से, गांव के प्रधान के माध्यम से होता हुआ उस गांव में आता है। वो जोहड़ गांव का जो था वो धीरे धीरे कर करके प्राइवेट कंपनियों के पास जा रहा है। जब पूरा का पूरा नियंत्रण उन कंपनियों का हो जाएगा तो क्या हम तब भी कह सकेंगे कि ये हमारा जोहड़ है, ये हमारी तलैया है? नहीं कह सकते। हमारे गांव के जो शमशान हैं, मंदिर, मस्जिद, जितनी भी हमारी गांव की सामूहिक जमीनें हैं, वो सब धीरे धीरे करके सरकारों के नाम हो रही हैं और बहुत सारी जिलों में, बहुत सारे राज्यों में वो हो चुकी हैं ऑलरेडी। लाल डोरे को तोड़ करके हमारे गांव की रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। कहते हैं कि हम आपको आपकी जमीन का मालिक बनाएंगे, लाल डोरा तोड़कर रजिस्ट्री करवाएंगे। तो ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछो, आप लोग सब लोग जानते होंगे, जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं थी क्या वो मालिक, उस जमीन का मालिक नहीं था क्या? तब भी वो मालिक था, लेकिन एक कागज का टुकड़ा थमा देने से कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया भाई कि ये इस जमीन का मालिक वो फलाना व्यक्ति है? असल में क्या है, जैसे ही वो सर्टिफिकेट बनेगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस जमीन का, वो जमीन सरकार के पास उसका ब्यौरा चला जाएगा। फिर आपके पास फोन आएगा कि लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, चाहे आप लाख का ले लो, 2 लाख का ले लो, मतलब लोन देना है उस जमीन के ऊपर, ताकि उसके ऊपर जो कब्जा है वो किसी कंपनी का हो। कंपनी कौन सा? वो बैंकिंग है, वो एनबीएफसी कंपनी हो या डायरेक्ट बैंकिंग कंपनी हो, उसका कब्जा उसके ऊपर होना शुरू हो जाए। इस तरीके से हम लोगों की जो असल में जो प्रॉपर्टी है, असल में जो जमीन है, जो अपनी ताकत है, जो अपना असली धन है, उसको बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास क्या हो चुका है मोस्टली। हमारे पशुओं के ऊपर लोन मिला हुआ है, मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ? स्वयं सामूहिक जो स्वयं सहायता समूह है
उनके माध्यम से गांव की हर औरत के पास लोन का कर्ज है। लोन का कर्ज है या नहीं है जी? आपके यहाँ पर भी होगा, सब जगह चल रहा है। वो स्वयं समूह के नाम से लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे। रोजगार की जो चिंता करने वाले लोग हैं वही रोजगार को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो रोजगार कहाँ से देंगे? सिर्फ आपको लोन देंगे। लोन दे करके आपकी जो असल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा करना। मतलब ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि समझना एक बार तो मुश्किल सा लगता है। लेकिन क्या हम इस मुश्किल दौर में रुक जाएं? एक तो रास्ता ये है कि हाँ जैसा हो रहा है वैसा होने दो, रुक जाएं। लेकिन नहीं, हम जागे हुए लोग हैं, जिंदा लोग हैं। गांव का लोग जिंदा व्यक्ति कहलाता है और वो रुकने जैसा काम नहीं करता। वो अपनी लड़ाई को दौड़ दौड़ करके चलता रहेगा, वो अपनी लड़ाई को लड़ेगा। क्योंकि हमने पिछले समय से लेकर के, जब हम बचपन में थे तब से लेकर और अब बड़े होने तक हमने यही सुना है कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। इससे हमने जो समझा वो ये है कि जीवन जो संघर्ष रूपी है उसमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर संघर्ष खत्म हो जाए तो जीवन किस काम का? हम जब रोटी का निवाला तोड़ते हैं तो उसमें संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। ऐसे तोड़ते हैं ना, तो वो संघर्ष हुआ। हमने तोड़ा, काटा, उसको मिक्स किया सब्जी में, नमक में, तेल में, जिसमें भी मिक्स किया, फिर उसको चबाया। फिर चबाने के बाद जब हम अपने जवाड़े की मूवमेंट करते हैं तो वो भी संघर्ष है। मतलब इतनी सी छोटी चीज को लेकर के है तो ये बहुत बड़ी चीज, लेकिन हम एक मिनट के लिए ये मान लें कि ये छोटी सी चीज है तो इसमें भी संघर्ष लगता है। हम किसी भी प्रकार का कोई भी काम करें उसमें संघर्ष लगता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। ये बड़े बुजुर्गों ने स्कूलों में, कॉलेज में हमें पढ़ाया सिखाया गया। जब तक हमें उस चीज का एहसास हुआ तब जाके हमें पता चला कि हाँ असल में ये चीजें हैं। जब राजीव दीक्षित जी का हमें आभास हुआ, उनके जाने के बाद हमें उनका पता चला, तो हमने अपना जीवन इस यात्रा को शुरू किया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस जो है वो नौकरी में होगा, सक्सेस जो है वो पैसे में होगा। वो होता तो क्या कोई बड़ी ओहदे जो आईपीएस वगैरह या कोई बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति वो दुखी ना होता, वो सुसाइड जैसे कार्य ना करता काम। ऐसी जो मतलब क्या ही बताएं, सब लोग परेशानी का इस दौर में गुजर रहे हैं। तो इसको ठीक करने का प्रयास कैसे किया जाए, उसके ऊपर आज की चर्चा हम छोटे छोटे रूपों में करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे जो असल की प्रॉपर्टी है, असली का धन है, वो शारीरिक रूप से धन होता है। हमारी ज़मीन जो है वो असली धन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़मीनें बेचो, विदेश जाओ। यूपी का आदमी हरियाणा में जाता है, हरियाणा का आदमी विदेश जाता है, यूपी का आदमी पंजाब जाता है, वो वहाँ जा रहा है। अब देख लिया ना, वो प्रकरण देख लिया होगा आप सबने कि अमेरिका वाले जो हैं उनको मतलब बंदी बना बना करके वापस भेज रहे हैं। तो वो कहाँ जाएंगे अब? जिन्होंने अपनी एक एक किला, दो दो किला, एकड़ जमीन बेच दी। यहाँ पे बीघा कहते हैं, हमारे उधर एकड़ बोलते हैं। और वो जो हाँ पंजाब हरियाणा में एकड़ बोलते हैं, किला भी बोलते हैं। तो वो एक एक किला, दो दो किले बेच करके 40-40, 50-50 लाख रुपए लगा करके वो गए थे चोरों की तरह, डोंकी लगा कर। अब वो वापस फेंके जा रहे हैं। तो अब वो जमीन वापस मिलेगी क्या? ये जो जमीन है ना दोस्तों, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि एक व्यक्ति इसको खरीद कर खाली छोड़ रहा है। वो ऐसे नहीं छोड़ रहा। जानते हैं आप लोग, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो हमारी जमीनों को हथिया कर खाली छोड़ रहे हैं। खाली छोड़ने का मतलब क्या है? यानी कि उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इसलिए वो फिलहाल के लिए खाली छोड़ रहे हैं। किसी चीज को खाली तभी छोड़ेंगे ना जब उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट लेना हो, तभी तो छोड़ेंगे ना। समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं यार। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे ना आप लोग। ठीक है, हाँ जी। तो वो चीजें हैं जो मतलब आज के टाइम में जो जमीन 50 लाख रुपए की है वो आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर 10-10 करोड़ रुपए की होने वाली है। इतनी बड़ी कीमत है उसकी। और असल में जो कीमत है वो होती है रोटी। एक साइड में आपको मान लीजिए कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो, सिर्फ 2। एक हाथ में नोटों की गड्डियां हो
10-10 लाख रुपए हो या 50 लाख हो या 1 करोड़ हो और एक हाथ में हो रोटी, तो क्या चूज किया जाएगा? रोटी ना। तो मतलब वो जो कागज है वो असल नहीं है, असल है रोटी। तो ये हमारी जो पेट से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको हथिया करके हमें इतना मजबूर कर देना चाहते हैं कि जैसे बंदर मदारी होता है और बंदर होता है, बंदर उसको नचाने के लिए उसको भूखा रखता है, तो हम उसी तरीके से नाचेंगे। उनकी जो दी हुई चीजें हैं उनको हम जाने अनजाने में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आज से ले मतलब जब से बचपन देखा है और अब तक के जीवन में आप अपनी आंखों से अपना जीवन याद कीजिए। सुबह उठने से लेकर के शाम तक सोने तक हम सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के नौकर बन के बैठे हुए हैं, कंपनियों के कंज्यूमर बन के बैठे हुए हैं। सुबह उठते ही हम गए टॉयलेट में, टॉयलेट किस कंपनी का? जो फ्लश लगा हुआ है वो किस कंपनी का? उठते ही फिर विदेशी। जब हमने टॉयलेट करने के बाद जब हाथ साफ किया वो कौन सी कंपनी का साबुन? साबुन के बाद फिर हमने जब हाथ मुंह धो करके फिर ब्रश किया, ब्रश कौन सी कंपनी का? जो टूथपेस्ट यूज किया वो कौन सी कंपनी का? उसके बाद नहाए तो कौन सी कंपनी के पानी से नहाए? जानते हैं आप लोग? आप लोग जानते हैं कि आप नहाना भी किसी कंपनी के पानी से कर रहे हैं। मैं बताता हूं इसको। जब हम लाइट का बटन दबाते हैं तो पानी धरती से बाहर निकलता है ट्यूबवेल से, चाहे वो छोटा ट्यूबवेल हो या बड़ा ट्यूबवेल हो। जब हमने बटन दबाया तो बटन कौन सी कंपनी का था? कभी ध्यान दिया आपने? जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश किया उसमें मोटर में, वो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आ रही है? बड़े बड़े शहरों में तो अडानी अंबानी के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है, उनके सिवा कुछ नहीं दिखता। जब वो पानी बाहर निकला मोटर के माध्यम से, मोटर कौन सी कंपनी की? हमें कई बार लगता है कि ये तो स्वदेशी कंपनी है, लेकिन वो रॉ मटेरियल बनाने वाली कौन सी कंपनी? प्लास्टिक की एक एक कण, एक एक बूंद वो बिल गेट्स का है। चाहे हमारे घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज है, वो एक एक चीज, एक एक कण उस बिल गेट्स की कंपनी का है, वो रॉ मटेरियल वो देता है। तो इट मीन्स कि सारा का सारा जो भवंडर बना के रखा हुआ है वो एक ही आदमी के गिरोह में जा रहा है। जैसा रियान भाई कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, इनको मालूम होगा कि जितनी भी सीमेंट की कंपनियां हैं, जितनी भी, कोई एक आध बच्ची हो तो मैं कहता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के नाम हो गए नहीं रियान भाई? सारी की सारी जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वो एक व्यक्ति के पास चली गई हैं। इसका मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति के पास पूरी व्यवस्थाएं, पूरी सुविधाएं हो, तो वो बंदर की तरह हमें नचाएगा या नहीं नचाएगा? तो इससे बाहर कैसे निकले? देखो जी, श्योर नहीं जी, समझ में नहीं आता ना, डिस्टरबेंस हो जाती है, हमारा भी फ्लो टूटता है। तो हमें समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति जब अपने सारी चीजें अपने गिरफ्त में लेगा तो वो हमें बंदर की तरह नचाएगा या नहीं नचाएगा? हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए नचा सकता है वो, 2 वक्त की रोटी के लिए। इतना बड़ा षड्यंत्र और इतना बड़ा ये भवंडर जो बना हुआ है, ये बना नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो बात है, ये बनाया गया है धीरे धीरे करके। अभी जो रियान भाई, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो चर्चा हुई कि नरेगा का काम पकड़ते हैं। नरेगा जब शुरू किया इन्होंने, तो क्या हुआ? किसान को और मजदूर को दूर कर दिया। बोला कि 100 दिन का रोजगार है और बाकी का कौन देगा? बाकी का फ्री रहो। वो अगर कैलकुलेशन करे तो वही आता है, वो 50-60 रुपए वाली जो दिहाड़ी थी उसी के ऊपर। किसान देता था 50 रुपए, 60 रुपए दिहाड़ी, 90 रुपए दिहाड़ी। हमारे उधर 100 रुपए दिहाड़ी भी चलती थी, लेकिन नरेगा आने के बाद वो 250 रुपए के आसपास से शुरू किया गया था। यानी कि मजदूर ने देखा कि किसान तो देगा मुझे 100 रुपए और कंपनी देगी मुझे 250 रुपए, तो मैं 250 रुपए वाला काम कर लूं, वो दूर हो गया। फिर लेकर के किसान आया मशीन, जैसे आप बता रहे थे कि खेती में जो परेशानी आ रही है, जो वो मशीन लेकर के आया। मशीन पहले तो सीडर लेकर के आया, फिर हैप्पी सीडर लेकर के आया, फिर सुपर सीडर लेकर के आया। पहले तो सीडर की क्वालिटी खत्म करके दूसरा तुरंत लेकर के आए ताकि उसके पैसे भी पूरे ना हो, और दूसरा सीडर लेकर के आए ताकि वो अच्छा दिखे। फिर उसको खत्म करने के लिए सुपर सीडर लेकर के आए। मतलब एक मशीन को काटने के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी पहले से ही तैयार कर लेते हैं वो लोग। अब जो खाली सीडर था
उससे काम करने में और सुपर सीडर से काम करने में कितना जमीन आसमान का फर्क लगता है। तो कोई सिंपल सीडर से क्यों गेहूं बोएगा, उससे बिजाई क्यों करेगा, वो हैप्पी सीडर से करेगा, सुपर सीडर से करेगा। तो वो जो सीडर लिया था पहला, वो वैसा का वैसा रहा। वो किसी ने जमीन रख के दिया था, किसी ने अपनी फसल रख के लिया था, किसी ने लोन लेकर के किया था, वो सारी मेहनत आपकी खत्म हो गई। खत्म करने के बाद फिर वो दूसरी चीज लेकर के आया, शायद इससे मेरा भला हो जाए, वो सुपर सीडर लेकर के आया, हैप्पी सीडर लेकर के आया, सुपर सीडर, फिर सुपर सीडर आया। ऐसे मतलब उसको बढ़ाते गए ताकि हमारी बर्बादी हो, हमारा सिस्टम खराब हो। अब जो मैं बात कर रहा था कि हमारी असल जो प्रॉपर्टी है वो शरीर है। स्वस्थ शरीर ही बहुत बड़ा काम कर सकती है। किसी प्रकार की लड़ाई लड़नी हो, खेत में काम करना हो या कंप्यूटर पे काम करना हो, सड़क पे दौड़ना हो या फिर हवा में उड़ना हो, तो हमारा जो शरीर है वो सेहतवान होना चाहिए। वो सेहतवान कैसे रह सकता है, उसको हम ठीक कैसे करके रख सकते हैं, इसके लिए मैं डॉक्टर सचिन जी से अनुरोध करूंगा वो आए और इन विषयों पर थोड़ा सा एक टिप्पणी रखें। धन्यवाद।